अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबा डिजिटल न्यूज़ में हाज़िर हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेहतरीन रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर सदीक जान साहब, जो हमें आज सबा डिजिटल न्यूज़ के लिए खुसूसी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो मिलेगी इंतहाई मुफीद होगी और आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सदीक जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के केस को आपने पूरी गहराई से देखा है, तो इस केस में क्या हुकूमत और अदालत का तसादम होते हुए आप देख रहे हैं? मैं पहले उस सवाल का जवाब दूंगा जो सवाल आपने नहीं किया। तो मैं बताना चाहूँगा अपने देखने वालों को कि मैं अक्सर जिक्र करता हूँ अपनी स्टोरीज़ में आबिद अली रईस साहब का। तो ये हैं आबिद अली रईस साहब, और हमारे तो उस्तादों में से भी हम सीखते भी हैं, और बहुत सारी स्टोरीज़ मैं जो अपने यूट्यूब चैनल पे करता हूँ आपको बताता हूँ कि वो आबिद अली रईस साहब की स्टोरी हैं। तो मैं ख़ुद ये रिक्वेस्ट करूँगा देखने वालों को कि आप ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो आबिद भाई देखें, आप को मेरा ख्याल है एक 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बल्कि 2007 से आप सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। 2007 से आप तो बल्कि आपको 14-15 साल हो गए। आपने देखा होगा कि हमें तो अब बहुत कम अर्सा हुआ है कि इस तरह की सूरत हाल बहुत कम ही हमें देखने में आई है कि इस तरह की टफ़ सिचुएशन जो है वो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो है वो नज़र आए। यानी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाला मामला, चौधरी वाला दौर जो था वो इस तरह का था। लेकिन उसमें तो आप देखें ना कि उसमें क्या हुआ था कि आपने एक जज को बरतरफ किया, उसको जिस तरह खींचा गया, वो सारे मामला मतलब वो और तरह के। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन इस वक्त हुई है, और ये मैं आपको बता दूं कि 9 जुलाई तक का वक्त बहुत अहम है। असल में मुझे लगता है कि इस वक्त असाब की जंग चल रही है जजेस और हुकूमत के दरमियान। कैसे कि हुकूमत को मुसलसल इंतज़ार है कि किसी तरह से तफसीली फ़ैसला आए। 26 अप्रैल का तफसीली फ़ैसला है जो कि अभी तक नहीं आया। 26 अप्रैल को फ़ैसला आया काजी फायज़ साहब के हक़ में जो रिव्यू में। उसके बाद 25 मई को हुकूमत ने जो है वो रिव्यू डाल दिया, उसके ऊपर एतराज़ लगे। एतराज़ के बाद 1 माह का हुकूमत के पास वक्त था कि उन एतराज़ात को दूर के चैम्बर अपील करे जो रजिस्ट्रार का एतराज़ था। 1 माह बाद अब हुकूमत ने कोई 24-25 जून को आके और 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया कि हमने पेपर बुक्स जो है वो जमा करानी है। सही 18 अपीलें हैं। FPR ने भी फ्रीक बनने की दरख्वास्त की है, और FPR का ये कहना है कि जी हमें तो सुना ही नहीं गया, सारी डिस्कशन हमारे ऊपर हुई है लेकिन हमें तो सुना ही नहीं गया। और ये हमने भी देखा, आपने भी देखा कि सारे दलाइल क्या थे काजी फायज़ साहब की अहलिया और काजी फायज़ साहब के। वो 2 तरह के दलाइल थे। एक सबसे ज़्यादा उनका फोकस ये था कि काजी फायज़ ईसा साहब की जो अहलिया है वो तो पार्टी ही नहीं थी, आपने उनके खिलाफ फैसला दे दिया, आपने उनको सुना ही नहीं। और वो मुनीब अख्तर साहब और काजी फायज़ ईसा साहब के दरमियान, और फिर मुनीब अख्तर साहब और अहलिया जस्टिस काजी फायज़ साहब के साहिबा के दरमियान जो वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ था, जिस पर फिर वो सरीना ईसा साहब रो भी पड़ी थी। उस वक्त मुनीब अख्तर साहब ये कहते थे कि आप अपना बयान पढ़ें, जो आपने 17 या 18 जून को वीडियो लिंक के जरिए दिया था वो आप पढ़ें। उसमें शुरू में ही ये ट्रांसक्रिप्ट में लिखा हुआ है कि मैं मोअज़्ज़िज़ जजेस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी इस्तदा कबूल करते हुए मुझे सुना, मुझे सुन रहे हैं। और काजी फायज़ ईसा साहब जब अचानक एक दिन कोर्ट रूम में आ गए थे, जब सब हैरान हो गए, शजदर रह गए कि काजी फायज़ साहब आ गए, तो काजी फायज़ साहब ने कहा था कि मैं अपनी अहलिया का पैगाम लेकर आया हूँ। वो कह रही है कि इतना अरसा हो गया, मेरे हवाले से डिस्कशनें हो रही हैं, अदालतों में बातें हो रही हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे भी तो सुना जाए ना। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी अहलिया को सुना जाए। और फिर अहलिया जस्टिस काजी फायज़ साहब जो हैं, सरीना ईसा साहबा, उनको उनकी शरायत पर सुना गया वीडियो लिंक के जरिए। तो अब क्या FBR भी इसी बुनियाद पे आ रहा है? FBR एक तो यही कह रहा है कि वहां तो आपने उनको सुना तो था ना, सही, वहां आपने उनको सुना तो था, आपने तो हमें सुना ही नहीं है, आपने तो हमें नोटिस ही नहीं किया किसी तरह से भी नहीं हमारे तो। क्योंकि दूसरा जो पॉइंट था ना उनका फायज़ साहब और उनकी अहलिया का, वो ये था कि जो FBR के अफसरान थे वो बायस्ड थे, वो ठीक नहीं थे, उनकी बदनीयती थी। उन्होंने ये चीज़ कंसीडर नहीं की, ये चीज़ कंसीडर नहीं की, ये नहीं कंसीडर की, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। इस बंदे को पहले ARU में था, फिर ये इधर आया, वो सारे जुल्फ़िकार अहमद के वो जो ऑर्डर है उसको ज़्यादा उन्होंने टारगेट किया। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये बनी कि जब काजी फायज़ साहब और उनकी अहलिया टारगेट करते थे जुल्फ़िकार अहमद की रिपोर्ट को, तो उस वक्त मकबूल बाक़िर साहब और मंसूर अली शाह साहब उनको बार बार कहते थे कि आप इसमें मत जाएं, ये तो बात की डेवलपमेंट है ना,
जी जी। ये तो बाद की डेवलपमेंट है। आप उस बुनियादी नुक्ते पे रहें जो आपका है कि क्योंकि सरीन ईसा साहिबा पार्टी नहीं थी, आपके सामने मौजूद नहीं थी, आप कैसे उनके खिलाफ ऑर्डर ये कर सकते थे? तो ये वो मेन पॉइंट था जिस पॉइंट पे फैसला आना है कि क्योंकि वो हमारे सामने पार्टी नहीं थी तो हम कैसे उनके खिलाफ। और ये मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा था कि आप इस बात में आए कि एक बंदा जो घर बैठा है उसको पता ही नहीं है, उसके खिलाफ हम कैसे फैसला दे सकते हैं। और आमिर रहमान साहब के क्या दलाइल थे? वो कहते थे कि आपके पास जो इख्तियारात हैं 184(3) के हों, 187 के हों, आप कोई बंदा जो घर में बैठा हो उसे कोई पता नहीं है, यहाँ तो उनको पता तो था कि उनका केस चल रहा है, उनको आपने सुना भी सही। और ये मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि अदालत किसी को पार्टी बना के सुने, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अदालत किसी बंदे को 10 दिन तक सुने। अदालत ने अपने इत्मीनान के मुताबिक किसी बंदे को सुनना है। अब उसमें इस पॉइंट, पहला पॉइंट उनका यह है कि आपने हमें पार्टी नाम, हम थे ना हमें सुना, लेकिन इसमें उनको कहा जाएगा कि भाई जो है वो आपका तो बाद में एक वो मामला आया ना आपकी रिपोर्ट का, हमने तो इस बुनियाद पे किया कि वो हमारे सामने नहीं थी, तो इसलिए हमने ये अपना फैसला जो है वापस ले लिया। मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी रीज़न ये है कि आप ये देखें कि दो तरह की चीज़ें हो गई हैं ना, दो तकसीम हो गई है बड़ी बुरी तरह से। एक वो है जो लोग ज़ाहिर है काजी फैसल साहब के हक़ में खड़े हैं, वो कहते हैं जी आपने अदलिया पर हमला था और ये वो सारा कुछ, और आपने जो है वो कैसे आपने उनकी अहलिया को भेज दिया FBI के सामने। और आमिर रहमान साहब कहते थे कि भाई आपने FBI के सामने उनको कन्विक्ट करके तो नहीं भेजा ना, एक फोरम वही था। अब याद करें उमर रज़ा बंदियाल साहब ने क्या कहा था 18 जून को, उन्होंने ये कहा था जब सरीन ईसा साहिबा ने दिखाया, रोती रही, दिखाया वो वीडियो लिंक पे कि ये देखें ये देखें ये देखें, उन्होंने कहा था देखें हमें ये लग रहा है कि हम मुतमईन नजर आ रहे हैं कि आप जो चीज़ें बता रही हैं ठीक है, लेकिन ये फोरम नहीं है। फोरम दो हैं, या आप जाके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुतमईन करेंगी या आप FBR को जाकर, और फिर मामला FBR को भेजा गया। अब इसमें दूसरा जो मामला है, जो तकसीम है, जो एंटी जस्टिस गाजी फैज़ का सोच है, वो ये कहते हैं कि यार एक ब्यूरोक्रेट जो है उसके बीवी बच्चों की जायदादें और असासे सामने आए, एक सियासतदान के असासे और जायदादें सामने आए, नवाज शरीफ रिसीवेबल सैलरी पे आप उसको घर भेज दें, मुंतखब वज़ीर आज़म को आप जो है जिसके पास इतनी मेजोरिटी है उसको सिर्फ इस बेस पे आप घर भेज रहे हैं, तायत नायल कर रहे हैं कि तुमने जो सैलरी अपनी बेटे से लेनी थी वो तुमने डिक्लेयर करनी थी, वो तुम्हारा एसेट थी, उस पर आपने उसको तायत नायल कर दिया। एक तरफ एक जज साहब हैं, उनकी बीवी मान रही है कि हाँ मेरी जायदाद है, वो जज साहब भी मान रहे हैं, उनसे मनी ट्रेल मांगी जा रही है, आपने उनको बरी, आप इस हद तक चले गए कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरा हुकूमत जो चाहती है वो ये चाहती है, जो तसादुम वाली बात में मैं आता हूँ, तसादुम क्यों होगा? तसादुम इस बात पर होगा कि अगर हम मफरूज़े पे बात कर रहे हैं कि चैम्बर अपीलें भी मुस्तरद हो जाती हैं कि जी रिव्यू पे रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक है, और चैम्बर अपीलें मुस्तरद हो गई, इसका मतलब है ख़त्म, हुकूमत के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत के पास फिर एक ऑप्शन बचेगा, और वो ऑप्शन ये होगा कि हुकूमत रेफरेंस बना के भेजेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नया दोबारा। वो जो अकाउंट एक सामने आया था, कुछ और चीज़ें, एक इस पर भी अभी तक बहस हो रही है कि ये जो उन्होंने यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया है, हुकूमत रेफरेंस बनाकर भेजे या कोई सिटीजन शायद कर दे खुद ब खुद। तो इस मामले में हुकूमत तसादुम की तरफ क्यों जाना चाहती है? तसादुम की तरफ हुकूमत का एक मसला ये है जो इमरान खान साहब सोचते हैं। इमरान खान कहते हैं कि मुझे बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ एक केस किया हुआ था, उसके बदले में मेरे ऊपर ये केस बना दिया गया। वो कहते हैं कि मुझसे पिछले 30 साल का मुझे हिसाब मांगा गया, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ इंतकाम हो रहा है, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि भाई मैं कहाँ से रहूँ, तो बैंक ही खत्म हो गए जिनका आप रिकॉर्ड मांग रहे हैं, मैंने नहीं कहा ये मेरा जाती इशू है, ये मेरा और मेरी बीवी का मसला है, मैंने तो एक चीज़ का हिसाब दिया। वो ये कहते हैं कि अगर मैं जवाब दे सकता हूँ, अगर सियासतदान जवाब दे सकता है, अगर ब्यूरोक्रेट जवाब दे सकता है, सब लोग जवाब दे सकते हैं, तो एक जज क्यों ना जवाब दे? क्योंकि इसमें अब मामला पर्सनल भी हो गया ना। पर्सनल कैसे हो गया कि हुकूमत ने एक रेफरेंस भेजा, अगर काजी फैज़ ईसा साहब उस रेफरेंस को, उसकी टेक्निकलिटीज़ जो हैं उसको कानूनी तौर पे टारगेट करते हैं, वो अलग बात है। उन्होंने भी पर्सनल अटैक्स किए हैं, उनकी अहलिया ने भी पर्सनल अटैक्स किए हैं। जजेस की बीवियाँ जी जवाब दें, जजेस अपनी बीवियों को जवाब दें, इमरान खान अपनी बीवी का हिसाब दे, सदर ये, शहजाद अकबर ये, फ़रोग नसीम वो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये सारी, मतलब किसी को उन्होंने नहीं बख्शा ना। इसमें यह भी एक मामला आ गया। अब तसादुम कहाँ पे जाके होगा? जब हुकूमत रेफरेंस एक और बना के भेजेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, गेम वहां से फिर शुरू होगी। अगर ये रिव्यू वाली चैम्बर अपीलें मुस्तरद हो जाती हैं, फिर सारे का सारा दबाव होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर, पूरी हाइप होगी पूरे पाकिस्तान में। लोग कहेंगे
इस वक्त वकला तंजीम में मुतहर्रिक भी हैं और मुनक़सिम भी हैं, तो हुकूमत इस सिचुएशन से कैसे निपटेगी? कोई है ऐसा, कोई नज़र आ रहा है कि निपट सकती है हुकूमत इस वक्त? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत कोशिशें तो कर रही है, लेकिन हुकूमत को ज़्यादा इस पर परेशानी नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि हम तो उस वक्त जर्नलिज्म में नहीं थे। आपने देखी है वो तहरीक जो 2007 वाली आपने देखी, उस वक्त देखें कौन लोग थे यार। एतजाज़ अहसन साहब जैसे लोग थे, ये अतर मिनल्ला साहब जैसे लोग थे, ठीक है। इस तरह के कई और नाम हैं बड़े बड़े, हामिद खान साहब, और ये सारे जो एक पूरा एक मोमेंटम बना। एक तो ये हुआ कि उस मोमेंटम में अवाम भी साथ थी, लोग भी साथ थे, सियासी तंजीमें भी साथ थी, लेकिन वो तहरीक कामयाब भी हो गई। उससे अवाम को क्या मिला मुझे बताएं? आज तक एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि उस तहरीक से दो चीज़ें मिली हमें, एक मुतशद्दिद वकला, एक मुतकब्बिर जज, और वो जो तक़वात थी लोगों की वो पूरी नहीं हुई, ठीक है। अवाम को कुछ नहीं मिला ना। अब देखिए आबिद अली रईस साहब, अब लोग एक तो नहीं है इस तहरीक में साथ। आप मुझे बताएं कहीं पे कोई बड़ी रैली हुई हो, एक रैली मुझे बता दें हुई हो, एक रैली बता दें जो हुई हो। वकला तंजीमें तकसीम है, वकला की लीडरशिप वो नहीं है भाई। एतजाज़ अहसन जैसे लीडर नहीं है, जो बात करते थे तो फिर वो एक माहौल बनता था, ठीक है। और अब जब वो बड़े नाम नहीं है एतजाज़ अहसन साहब जैसे, जब वो नाम नहीं है, और इस वक्त जो लीडर्स हैं, सॉरी लेकिन वो बोने कद काट में वो बोने हैं। लोगों को नज़र आ रहा है कि क्या इनके मफादात हैं, फिर लोगों को नज़र आ रहा है कि इस वक्त वकला तंजीमों के जो मेन लोग हैं वो किस किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका असल मकसद क्या है। इस मामले में वकला की तरह मीडिया भी तकसीम नज़र आता है। एक ग्रुप ऐसा था जो इसने सुप्रीम कोर्ट में भी जाके काजी फायज़ ईसा के हक़ में जो है पिटीशन दायर कर दी, और बहुत से लोग इससे लाताल्लुक़ भी हैं। तो मीडिया की ये इस तकसीम को आप कैसे देखते हैं? मीडिया की तकसीम हर मामले में, किस मामले में नहीं है मुझे बताएं। मुझे आप 5 नाम बता दें, मुझे आप 5 नाम बता दें जिनको आप कहें कि वो इस वक्त बिल्कुल ना इधर है ना उधर है। देखिए, आप इधर आप न्यूट्रल रह नहीं सकते ना, क्यों नहीं आप रह सकते? एक चीज़ इमरान खान ने की है यार, आप सहाफ़ी के साथ साथ एक पाकिस्तानी भी तो है ना। बिल्कुल। आप एक है खबर ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, मैं आया हूँ, हमने कहा जी वकील ने ये कहा, जज साहब ने ये कहा, ये है खबर। इसमें हम ये नहीं डाल सकते जज साहब ने जो नहीं कहा वो भी डाल दें जज साहब के मुंह में, जो वकील ने कहा है वो नहीं कहा वो भी हम उसके मुंह में डाल दें। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप क्या कहते हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उनको जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एक राय क्या होगी? एक राय ये होगी कि नहीं यार, ये उनकी बीवी डिपेंडेंट नहीं उन पर, उनकी बीवी जाने और वो जाने, उससे करें आप हिसाब किताब। एक ये राय हो सकती है। दूसरी राय वो होगी जो मेरे जैसे लोग हैं कि नहीं भाई, आप अगर सियासतदानों से जवाब मांगते हैं, ब्यूरोक्रेट से मांगते हैं, तो आपकी अगर ये दलील मान ली जाए कि बीवी इंडिपेंडेंट है, आप नहीं पूछ सकते, फिर तो ये आपने इतना बड़ा रास्ता खोल दिया है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट अपनी बीवी को इंडिपेंडेंट जाहिर करेगा, डिक्लेयर करेगा, पैसा लूटता जाएगा, करप्शन करता जाएगा, चोरी करता जाएगा, और बीवी के नाम पे खासा बनाता जाएगा। और जब उसे पूछा जाएगा कि यार तुम्हारी तनख्वाह थी 21वें 22वें ग्रेड में भी जाके कितनी तनख्वाह होगी, 21वें 22वें ग्रेड वाले की 2.5 लाख होगी, 3 लाख होगी, 4 लाख होगी, 5 लाख होगी, कि यार आपकी तनख्वाह थी 5 लाख, आपके 2 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे, एक बच्चा आपका कनाडा में पढ़ रहा था, या यहाँ पे भी पढ़ रहे थे कहीं पे, 5 लाख आपकी तनख्वाह थी, आपको सर्विस में हो गए हैं 20 साल, और 5 लाख तो अभी आपकी हुई है। मैं वैसे मफरूज़े पे बात करूँ, 5 लाख इतनी भी नहीं होगी। ये आपकी जो तनख्वाह सालाना बनती है, 5 लाख भी लगाएं तो वो 60 लाख बनती है। लेकिन यार ये आपका ये 25 करोड़ रुपए के असासे, ये तो आपकी उस तनख्वाह से ज़्यादा है जो आप कमाते रहे हैं। आप खर्चे ना भी करते तो ये आपकी बीवी ने कैसे बना ली है? आप कहें वो मेरी बीवी तो इंडिपेंडेंट है, जाए पूछो उससे, मेरी बीवी जाने और उसका काम जाने, यानी मुस्तकिल रास्ता खुल जाएगा, मुस्तकिल रास्ता खुल जाएगा। ये बहुत बड़ी परेशानी है। एक और हुकूमत के लिए ये भी परेशानी है कि अगर इस फैसले पे, क्योंकि आप देखें एक बयान आया है उसका, नून लीग का किसी का आया था या बिलावल का आया था, शायद बिलावल का आया था, कि जिस मयार पे आपने काजी फायज़ ईसा केस का फैसला किया, इसी मयार पे जरदारी साहब के केसेस को परखें आप। तो अगर ये रीत चल पड़ेगी और ये रवायत चल पड़ेगी, तो भाई किस ब्यूरोक्रेट को आप पकड़ेंगे, किस पॉलिटिशियन को आप पकड़ेंगे? मुल्क के अंदर जो मरवजा कानून है वो तकरीबन उनमें एक रास्ता खुलता है, जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं और सारा कुछ इन्होंने माजी में किया, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कवानीन बनाए।
अब इमरान खान की गवर्नमेंट जो है ये इसको रोकने के लिए, मुस्तकबिल के लिए तो कोई कानून साजी ऐसी नज़र नहीं आ रही, तो क्या कैसे चलेगा ये? देखिए बात यह है कि आखिरी सवाल है। हाँ, मेरा ये ख्याल है कि इस पर हम किसी में डिटेल में भी बात करेंगे, थोड़ा सा इसको चेक भी कर लेंगे कानूनी वगैरह के। लेकिन ये एक चीज़ आप देखें, FATF ने में जो कानून साजी की हमने ख़ुद कुछ कानून और कुछ कार्रवाइयाँ की जिससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हवाला हुंडी रुका है, कम हुआ है, और आपके बैंकिंग चैनल से रेमिटेंसेस बढ़े हैं। एक ये भी वजह है, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद भी है, एक ट्रैवलिंग कम हुई है, ये भी है, मुख्तलिफ वजूहत है जिस वजह से आपके रेमिटेंसेस बढ़े। तो बहरहाल जो कानून साजी वाली बात है इस पर थोड़ा चेक करके फिर किसी वीडियो में जो है ना वो तफसील से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। जी वेलकम। इंशाल्लाह आपसे इस तरह के इंटरव्यूज़ होते रहेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।